नमस्ते। मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। खबरें सिर्फ राजनीतिक हलचल, युद्ध, व्यापार और अपराध तक सीमित नहीं होती। खबरें वो भी जरूरी होती हैं जिनमें टॉकिंग पॉइंट बनने की क्षमता होती है। इसलिए हम आपके काम की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू कर रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। हम इस शो में उन खबरों पर बात करेंगे, उन टॉपिक्स का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। हम आपको उलझी हुई और लच्छेदार भाषा में खबरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि आसानी से समझ आने वाली भाषा में और सरल से सरल तरीके से हम आपको उन खबरों का हर पहलू बताएंगे जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत में चल रही हीट वेव की। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों को लू के थपेड़ों ने परेशान किया हुआ है। बारिश से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन आशंका है कि उत्तर भारत में जल्द ही इससे भी खतरनाक हीट वेव का दौर शुरू होने वाला है। भारत में 122 वर्ष के इतिहास में पहली बार अप्रैल के महीने में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी और अब मई में भी ऐसी ही आग उगलती लू चलने की आशंका है। यह हीट वेव कैसे भारत की आर्थिक तरक्की के इंजन को रोक सकती है और कैसे आने वाले वर्षों में भारत के कई राज्य 50 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे, यह हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको भारत में चल रही इस हीट वेव के यूक्रेन कनेक्शन के बारे में भी समझाएंगे। यूक्रेन के आसमान में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भारत में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। शरीर जलाने वाली गर्मी के बाद हम उस महंगाई की बात करेंगे जिसने आपकी जेब में आग लगा दी है। कार से लेकर कंघी तक पहले से महंगी हो गई है। नहाने के साबुन से लेकर खाना बनाने में काम आने वाले तेल के दाम तक आसमान छू रहे हैं। कुछ लोग इसके लिए सरकार को दोष दे रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह सब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का नतीजा है। लेकिन इस महंगाई की असली वजह क्या है और सरकार आपको इससे निजात दिलाने के लिए क्या कर रही है, यह आज आपको टॉकिंग पॉइंट में जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा हम आपको दुनिया के सबसे कमजोर पासवर्ड्स की लिस्ट दिखाएंगे। इस साल 5 मई को वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया गया। इसका मकसद था पूरी दुनिया के लोगों को पासवर्ड की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 62% लोगों के पासवर्ड्स को 1 सेकंड से कम समय में हैक किया जा सकता है। एक व्यक्ति औसतन 100 से ज्यादा पासवर्ड का इस्तेमाल करता है और इन्हें याद रखने की समस्या से बचने के लिए ही लोग आसानी से हैक हो जाने वाले पासवर्ड्स बना लेते हैं। लेकिन आज हम आपको इसके खतरे के बारे में भी बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि कैसे अब दुनिया पासवर्ड लेस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, यानी भविष्य का एक ऐसा संसार जिसमें इंटरनेट का ताला खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। और आखिर में आपके नींद के अधिकार का विश्लेषण करेंगे। नींद का अधिकार। आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इस मेहनत के बीच आप अपनी नींद से समझौता कर लेते हैं। अब नींद तो नींद है। आप रात में ठीक से नहीं सोएंगे तो वो आपको दोपहर में ऑफिस में काम करते हुए सताएगी। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए अब भारत की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दोपहर में आधे घंटे की नींद लेने का अधिकार दे दिया है। इसे अंग्रेजी में राइट टू नैप कहा जाता है। आज हम आपको समझाएंगे ये राइट टू नैप कैसे आपके जीवन और आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है और कैसे दोपहर में झपकी लेने की जिस मजबूरी को आज एक बुरी आदत समझा जाता है, वो हजारों वर्षों से भारत की परंपरा का हिस्सा रही है। पिछले महीने की 22 तारीख को दुनिया अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मना रही थी। सामाजिक संस्थाएं, सरकारें और आम लोग पृथ्वी को बचाने की कस्में खा रहे थे। लेकिन उसी दिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के सामने 50 साल के एक पर्यावरण कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली। उनकी मौत हो गई। इस पर्यावरण कार्यकर्ता ने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया का ध्यान जलवायु परिवर्तन के खतरे की तरफ खींचा जा सके। जब अमेरिका में यह घटना हुई, उसी के आसपास भारत में शरीर को जला देने वाली गर्मी पड़ रही थी, यानी खतरनाक हीट वेव का दौर चल रहा था।
अप्रैल का महीना पिछले 122 वर्षों में तीसरा सबसे गर्म अप्रैल का महीना था। इससे पहले 1901 और 2016 में अप्रैल में इस तरह की भयानक गर्मी पड़ी थी। पिछले 1-2 दिनों से उत्तर भारत के लोगों को इस जानलेवा गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे किसी फिल्म में एक इंटरवल आता है और उसके बाद फिल्म जब शुरू होती है तो वो अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के मौसम विभाग ने आगाह किया है कि बारिश और तेज हवाओं के इस इंटरवल के बाद 7 मई से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में एक बार फिर से भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। 7, 8 और 9 मई के लिए लगाए गए अनुमान के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में हीट वेव यानी लू चल सकती है। और जब ऐसा होगा तो इन राज्यों और शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अप्रैल के डेटा के मुताबिक इस दौरान पूरे देश का औसत तापमान 35.05 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष 1901 में तापमान को रिकॉर्ड करना शुरू किया था और उसके मुताबिक 122 साल में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब अप्रैल में मई और जून जैसी गर्मी पड़ी है। भारत के कई शहर अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जिन शहरों में यह रिकॉर्ड टूटा है और जहां तापमान 45-46 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, उनकी लिस्ट इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर राजस्थान का जैसलमेर और हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला तक शामिल है। भारत सरकार भी गंभीर रूप लेती इस हीट वेव को लेकर चिंतित है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही यूरोप की यात्रा से भारत आए, वैसे ही उन्होंने हीट वेव से जुड़ी चुनौतियों को लेकर एक बैठक की, जिसमें मौसम विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो हीट वेव से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को दुरुस्त करें ताकि इससे भारत में लोगों की जान न जाए। साथ ही इस दौरान जंगलों में लगने वाली आग को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश भी प्रधानमंत्री ने दिए। असल में जब भी किसी देश में भयंकर गर्मी पड़ती है तो उससे न सिर्फ उस देश के लोगों का जीवन प्रभावित होता है, बल्कि कई इलाकों में भयंकर सूखा पड़ने लगता है, कई इलाकों में जंगलों में आग लगने लगती है और भारत के प्रधानमंत्री इन्हीं सब बातों को लेकर चिंतित हैं। अब आप यह समझिए कि आखिर यह कब माना जाता है कि किसी राज्य में हीट वेव चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जब भी किसी इलाके में औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है या फिर तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, तो उस इलाके में हीट वेव की घोषणा कर दी जाती है। जबकि तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने की स्थिति में उस इलाके में खतरनाक हीट वेव की घोषणा की जाती है और लोगों से कहा जाता है कि हो सके तो वो दोपहर के समय बाहर न निकलें। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत में इस हीट वेव के लिए 2 स्थितियां जिम्मेदार हैं। पहली ये कि इस मार्च अप्रैल जैसे महीनों के दौरान बीच बीच में जो हल्की फुल्की बारिश हुआ करती थी, उसमें अब गिरावट आने लगी है। बारिश की स्थिति वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बनती है, लेकिन इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उतना शक्तिशाली नहीं है जितना उसे होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ मॉनसून आने से पहले होने वाली बारिश के लिए जिम्मेदार होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों से लेकर मार्च अप्रैल तक जो बारिश होती है, उसके पीछे यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बारिश कराने वाले इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का संबंध उस यूक्रेन से भी है जहां इस समय भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के ऊपर उठने वाला एक प्रकार का तूफान होता है और यह तूफान यूक्रेन और उसके आसपास के देशों की ठंडी हवाओं को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ता है और इसके बाद ही भारत, नेपाल
और उत्तरी बांग्लादेश में सर्दियों के दिनों में और कई बार मार्च अप्रैल तक बारिश होती है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल में कम से कम 4 बार पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी। वो बनी तो जरूर, लेकिन ये बहुत कमजोर थी और इस वजह से ज्यादातर इलाके बारिश से महरूम रह गए। भारत में हीट वेव चलने की दूसरी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक महासागर लगातार गर्म हो रहा है। वहां से आने वाली हवाओं पर भी इसका असर हो रहा है। यानी आर्कटिक से आने वाली हवाएं अब पहले गर्म हैं, पहले से ज्यादा गर्म है, और यह भी भारत में चलने वाली हीट वेव की एक बड़ी वजह है। हालांकि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान में चल रही हीट वेव के लिए सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस संस्था ने यह जरूर माना है कि भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में पहले से ज्यादा हीट वेव चल रही है और समय के साथ यह खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। हीट वेव न सिर्फ जलवायु को प्रभावित करती है, बल्कि अगर आपका शरीर इसकी चपेट में आ गया तो गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं आप, जान भी जा सकती है। हीट वेव से होने वाली परेशानियों को हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक कहा जाता है और इसलिए आपको इसके लक्षण और इससे बचने के उपाय नोट कर लेने चाहिए। हीट वेव ने आपके शरीर को चपेट में ले लिया है। इसके लक्षण हैं सांसों का तेज चलना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द, चक्कर आना, त्वचा का ठंडा पड़ जाना, रोंगटे खड़े होना, नब्ज का धीमा हो जाना, थकावट होना, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आना, उल्टी की शिकायत होना। अगर आप भयंकर हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए हैं तो आपको बुखार आ सकता है, बहुत ज्यादा थकावट हो सकती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसके अलावा दिमागी तौर पर भी आपको उलझन और चिड़चिड़ेपन की शिकायत हो सकती है। हीट स्ट्रोक से बचने का सबसे पहला उपाय तो यही है कि जब हीट वेव चल रही हो तो आप धूप में निकलने से बचें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, अपने शरीर पर गीला तौलिया या कोई कपड़ा रख लें या फिर ठंडे पानी से नहा लें। इसके अलावा ढीले ढाले कपड़े पहनें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, बाहर निकलते हुए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। धूप में निकलने से पहले अपने मोबाइल फोन पर यह चेक कर लें कि बाहर का तापमान कितना है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत में इसी तरह की भयंकर गर्मी पड़ा करेगी और कई इलाकों में तापमान का 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाना आम बात हो जाएगी। इस स्थिति में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जाते और जब तक हम अपने पर्यावरण के प्रति सजग नहीं होते। अब आपको इस खबर का एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। आपको लग रहा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या लेना देना, ये सब बातें तो सेमिनार और संगोष्ठियों में अच्छी लगती हैं। आम आदमी के जीवन का इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। तो आपको एक छोटी सी आप बात बताते हैं। भारत में नींबू इन दिनों बहुत महंगे बिक रहे हैं। ये वही नींबू हैं जिनसे गर्मियों में नींबू पानी तैयार होता है और आप ये नींबू पानी पीकर खुद को रिहाइड्रेट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले तक ये नींबू 300 से 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। हालांकि अब धीरे धीरे इसके दाम कम होने लगे हैं, लेकिन कई शहरों में इसके दाम अब भी 200 से 250 रुपए प्रति किलो हैं। नींबू के महंगा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गुजरात में आए तूफान से नींबू की फसल का बर्बाद होना और पिछले साल सितंबर अक्टूबर में हुई बिन मौसम बारिश की वजह से नींबू की फसल का नष्ट हो जाना। आप सोचिए, जो नींबू कभी 40 से 50 रुपए किलो में बिकता था, उसकी फसल ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की वजह से कहीं तूफान का शिकार हो गई, कहीं बेमौसम बारिश का। यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबके दांत खट्टे करने की क्षमता है और नींबू तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। गर्मी से तो उत्तर भारत के लोग परेशान हैं, लेकिन एक समस्या ऐसी है जिससे भारत के 135 करोड़ लोग संघर्ष कर रहे हैं और वो समस्या है महंगाई। अपनी जेब पर महंगाई का असर आपको भी महसूस हुआ होगा, चाहे बात पेट्रोल डीजल की हो, खाने पीने की चीजों की हो, लोन लेने की हो या फिर घर और गाड़ी खरीदने की हो। आपको हर जगह महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर पड़ता है रोजमर्रा की जरूरतों पर, क्योंकि जब खाने पीने का सामान महंगा हो जाता है तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक चुनौती बन जाता है। इसलिए हम आपको महंगाई के आंकड़ों में नहीं उलझाएंगे, बल्कि सिर्फ 3 पॉइंट में आपको यह समझाएंगे कि इस महंगाई ने आपकी जेब में कैसे छेद कर दिया है, इसकी वजह क्या है और आम लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपके किचन का कौन कौन सा सामान महंगा हो गया है। अगर आप बाजार से आज की तारीख में किसी अच्छी कंपनी का चिप्स का पैकेट, सॉस की बोतल या किसी शैम्पू का सैशे खरीद कर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा उसके दाम तो पहले जितने ही हैं, लेकिन उस पैकेट, बोतल या सैशे का साइज छोटा हो गया। जैसे महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं, वैसे ही जब पहले जैसे दामों में कंपनियां कम मात्रा में प्रोडक्ट बेचने लगे तो उसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। कंपनियां ऐसा तब करती हैं जब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, फैक्ट्री को चलाने के लिए जरूरी बिजली महंगी हो जाती है या फिर लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जब प्रोडक्ट्स का साइज कम करने से भी बात नहीं बनती तो कंपनियां सीधे उस प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती हैं। जैसे भारत के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 5 मई से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी कर दी। कंपनी ने अपने पियर्स साबुन की कीमत 2.4%, लक्स साबुन की कीमत 9% तक बढ़ा दी। इस कंपनी ने अपने शैम्पू की बोतल की कीमत भी 8 से 10 रुपए तक बढ़ा दी। इस शैम्पू का एक वेरिएंट तो 15% तक महंगा हो गया है। इसी तरह मॉइस्चराइजिंग क्रीम से लेकर टैल्कम पाउडर तक के दाम बढ़ा दिए गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मार्च के महीने में भी अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतों में ऐसे ही इजाफा किया था। इसके अलावा खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला तेल भी बहुत महंगा हो चुका है। भारत में खाना बनाने के लिए वनस्पति घी यानी पाम ऑयल, रिफाइंड सरसों और सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। इसमें सबसे आगे है पाम ऑयल, क्योंकि भारत में इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं बल्कि कई तरह के प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में पाम ऑयल की कुल खपत में भारत का हिस्सा 20% है। अब दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया में पाम ऑयल की 53% सप्लाई इंडोनेशिया करता है, लेकिन पिछले महीने की 27 तारीख को वहां की सरकार ने अचानक यह फैसला किया कि अब इंडोनेशिया दूसरे देशों को पाम ऑयल नहीं बेचेगा, यानी वहां पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद इंडोनेशिया में भी पाम ऑयल के दाम अचानक बढ़ने लग गए थे और कई सुपर स्टोर से तो ये गायब हो गया था। अब भारत अगर पाम ऑयल का आयात पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाएगा तो आने वाले समय में इसके दाम और ज्यादा बढ़ना तय है। और इसी तरह दुनिया में सनफ्लावर ऑयल का सबसे ज्यादा उत्पादन रूस और यूक्रेन में होता है, लेकिन युद्ध की वजह से इसकी सप्लाई चेन भी ठप है और इसके दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा महंगाई की एक वजह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना भी है। जैसे ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, हर तरह के सामान की कीमत भी बढ़ने लगती है, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना महंगा हो जाता है। एक समस्या सप्लाई चेन की भी है। कोविड के बाद से दुनिया की सप्लाई चेन पटरी पर नहीं आ पाई है। ऊपर से चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वहां कोरोना की कोई लहर आती है, चीन की फैक्ट्रियों में कामकाज ठप हो जाता है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल की कमी हो गई है। उनकी इनपुट कॉस्ट यानी लागत बढ़ गई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं और कंघी से लेकर कार तक पहले से महंगी हो गई है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? तो महंगाई रोकने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने का फैसला किया है। हम आपको इसके अंक गणित में नहीं उलझाएंगे, लेकिन आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि इससे महंगाई कैसे काबू में आएगी। आरबीआई ने पहला काम तो यह किया कि रेपो रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। अब जब आरबीआई बैंकों को महंगा लोन देगा, पैसा देगा,
तो बैंक भी अपने ग्राहकों को महंगा लोन देंगे और इससे आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। कोई भी व्यक्ति जब लोन लेता है तो उसका उद्देश्य इस पैसे को किसी चीज पर खर्च करना होता है। ये कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट भी हो सकता है और घर और गाड़ी जैसी चीजें भी हो सकती हैं। अब जब लोन महंगा होगा तो इन चीजों की डिमांड भी घटने लगेगी। जब डिमांड घटने लगेगी तो इनके दाम अपने आप कम होने लगेंगे। अभी दाम इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग ये पैसा खर्च करना चाहते हैं, इसलिए डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब जब उधार लेना ही महंगा हो जाएगा तो लोग खर्च करने से हिचकने लगेंगे। इसी तरह आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ा दिया है। भारत के सभी बैंकों को निश्चित मात्रा में कुछ कैश आरबीआई के पास रखना होता है। अब बैंकों को आरबीआई के पास पहले से ज्यादा कैश रखना होगा। इससे बैंकों की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। बैंक आगे ये पैसा अपने ग्राहकों को लोन या दूसरे तरीकों से नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर सरकार और आरबीआई बाजार से लिक्विडिटी को, कैश को कम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि डिमांड को घटाकर महंगाई को कम किया जा सके। कुल मिलाकर महंगाई के लिए कोई एक वजह जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कोरोना की तरह महंगाई के वायरस पर भी काबू पाना आसान नहीं होता। इसलिए अभी आपको कुछ और समय तक इस महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अब आपको आपके काम की एक खबर दिखाते हैं। आपने नोट किया होगा कि अक्सर दोपहर के समय और खासकर लंच कर लेने के बाद नींद आने लगती है। चाहे आप घर पर हों, दफ्तर में हों या आपका अपना खुद का कारोबार हो, दोपहर को आने वाली नींद की झपकी आपसे बार बार कहती है कि क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। लेकिन खासकर जब आप दफ्तर में होते हैं तो ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। अगर आप कुछ देर के लिए आंखें बंद भी कर लें तो आसपास के लोगों को लगने लगता है कि आप काम के समय में सो रहे हैं, यानी काम चोरी कर रहे हैं। कई बार आप इस नींद से लड़ते हैं, चाय कॉफी पीकर देखते हैं, लेकिन यह तरकीब भी काम नहीं आती और इसका नतीजा यह होता है कि उस नींद की वजह से आपका काम प्रभावित होता है और अचानक आप चिड़चिड़े हो जाते हैं या आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। लेकिन अब बेंगलुरु से चलने वाले एक भारतीय स्टार्टअप वेक फिट ने इसका हल ढूंढा है और काम के दौरान अपने कर्मचारियों को राइट टू नैप यानी नींद लेने का अधिकार दे दिया है। इस कंपनी ने कहा है कि उसके कर्मचारी हर रोज दोपहर को 2 से 2:30 के बीच नींद ले सकते हैं, सो सकते हैं। अंग्रेजी में कुछ समय के लिए ली गई नींद को पावर नैप कहा जाता है। इस कंपनी ने राइट टू नैप का ऐलान करते अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक रिसर्च का हवाला दिया, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दिन में आधे घंटे की भी नींद लेता है तो इससे उसकी परफॉर्मेंस 33% तक बढ़ जाती है। कर्मचारी दिन में आधे घंटे की नींद लेकर तरोताजा महसूस कर पाएं, इसके लिए यह कंपनी विशेष प्रकार के स्लीपिंग पॉड्स का भी निर्माण कर रही है। काम का दबाव, सख्त डेडलाइन और ऑफिस से घर जाने और घर से ऑफिस आने की भागदौड़ में अक्सर लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती। 2019 में दुनिया की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि पूरी दुनिया में जिन देशों के लोग नींद की कमी से जूझ रहे हैं, उनमें जापान के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। इस सर्वे के मुताबिक भारत में एक व्यक्ति औसतन 7 घंटा और 1 मिनट की नींद ले पाता है। 7 घंटा 1 मिनट, जबकि जापान में नींद का यह औसत 6 घंटा 47 मिनट है। लेकिन यूरोप के ज्यादातर देशों में हालात ऐसे नहीं है। यूरोप के देशों में लोग औसतन 7 से 8 घंटे की नींद ले पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब रात में सोता है तो उसे 3 चरणों में नींद आती है। पहला चरण लाइट स्लीप होता है, यानी इस दौरान आपका शरीर शिथिल पड़ जाता है, आप नींद के आगोश में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आता है डीप स्लीप, यानी गहरी नींद का नंबर। इस दौरान आपका शरीर मरम्मत वाले मोड में चला जाता है, यानी इस दौरान आपकी मांसपेशियां अपने आप को रिपेयर करती हैं, अपना विकास करती हैं। इसके बाद आता है रैपिड आई मूवमेंट का नंबर, REM। इसे REM स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। रात में आपको जो सपने आते हैं वो नींद के इस चरण के दौरान जन्म लेते हैं।
इस दौरान आपका शरीर अस्थायी तौर पर पैरालाइज हो जाता है, टेम्पररी, ताकि आप सपने में जो गतिविधियां कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर आप हाथ पांव न चलाने लगे। REM स्लीप के दौरान ही आपका मस्तिष्क अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आपकी कुल नींद में REM की हिस्सेदारी 22% होनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति रात में 3 से 4 बार REM स्लीप से गुजरता है, यानी महीने में औसतन 90 से 120 बार। लेकिन इस मामले में भी भारतीयों और जापानियों की हालत अच्छी नहीं है। भारत और जापान के लोगों को एक महीने में REM स्लीप के औसतन 77 चरण ही हासिल हो पाते हैं। कुल मिलाकर जब रात की नींद पूरी नहीं होती तो दिन में कामकाज के दौरान शरीर नींद की कमी पूरी करने की कोशिश करता है, और इसीलिए लोगों को अक्सर दोपहर में नींद आने लगती है। लेकिन दोपहर में नींद लेना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह भारत समेत कई देशों की परंपरा का हिस्सा रहा है। मेडिटेरेनियन देशों, मध्य पूर्व के देशों, दक्षिणी यूरोप, चीन और भारत में दोपहर में नींद लेने की परंपरा सैकड़ों हजारों वर्षों पुरानी है। दोपहर में ली जाने वाली नींद को आफ्टरनून सिएस्टा कहा जाता है, जो कि स्पेनिश भाषा का शब्द है। भारत में मान्यता है कि भगवान राम भी दोपहर का भोजन करने के बाद 1 घंटे की नींद लिया करते थे। इसे वाम कुक्षी कहा जाता है। वाम का अर्थ होता है बायां और कुक्षी का अर्थ होता है पेट। इस अवस्था में सिर को बाएं हाथ पर रखकर लेटा जाता है। भगवान विष्णु के ज्यादातर चित्रों में भी वो आपको शेषनाग पर इसी वाम कुक्षी अवस्था में लेटे हुए दिखाई देंगे। आयुर्वेद के मुताबिक दोपहर का भोजन करने के बाद इस अवस्था में लेटने से सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाती है। इससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। दोपहर की नींद के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं। अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक जो लोग दोपहर में कुछ देर के लिए सो पाते हैं उनमें हार्ट अटैक की आशंका 33% तक कम हो जाती है। कामकाजी लोगों को तो इससे और भी ज्यादा फायदा होता है। नौकरी या व्यापार करने वाले लोग अगर दोपहर में एक झपकी ले लें तो उनमें हार्ट अटैक की आशंका 64% तक कम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप हर रोज दोपहर में सोएं। जो लोग हफ्ते में 3 बार भी दोपहर में 30 मिनट तक सो पाते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने की आशंका 37% तक कम हो जाती है। जापान और भारत के लोग भले ही नींद की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन जापान में काम के दौरान सोने को बुरा नहीं माना जाता। जापान में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हुए, लेक्चर लेते हुए, क्लासरूम या फिर दूसरी सार्वजनिक जगहों पर भी अचानक सो जाते हैं। कई लोग तो खड़े खड़े भी झपकी लेने लगते हैं। लेकिन वहां किसी को यह अजीब नहीं लगता, क्योंकि वहां इसे कठिन परिश्रम की पहचान माना जाता है। इटली में भी सिएस्टा की संस्कृति काफी पुरानी है। इटली में आज भी ज्यादातर जगहों पर दोपहर के वक्त चर्च, म्यूजियम, दुकानें बंद कर दी जाती हैं। दुकानों के मालिक घर चले जाते हैं, जहां वो खाना खाकर कुछ देर के लिए सो जाते हैं। इसलिए अपनी नींद से जी मत चुराइए। ये मत सोचिए कि आप अपने हिस्से की नींद छोड़कर सफल होने के सपनों को पूरा कर लेंगे। याद रखिए, ये सपने भी तब आते हैं जब आपको एक अच्छी नींद हासिल हो पाती है। कहते हैं आपको अपने पासवर्ड को टूथब्रश की तरह समझना चाहिए। जिस तरह आप अपना टूथब्रश किसी और के साथ शेयर नहीं करते और जैसे आप अपने टूथब्रश को कुछ महीनों में बदल देते हैं, वैसे ही आपको अपना पासवर्ड भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और कुछ दिनों के बाद इसे बदलते रहना चाहिए। 5 मई को पासवर्ड्स की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया गया। लेकिन क्या आपका पासवर्ड इतना मजबूत है कि इसे कोई क्रैक ना कर पाए? और अगर नहीं तो यह समझ लीजिए कि आपके मोबाइल फोन में मौजूद जानकारियों से लेकर आपके बैंक अकाउंट में रखा आपका पैसा तक आसानी से हैकर्स और साइबर अपराधियों के हाथ लग सकता है।
cybernews.com ने अप्रैल के महीने में दुनिया के सबसे कमजोर पासवर्ड्स की एक लिस्ट जारी की थी। ये वो पासवर्ड हैं जिन्हें मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में क्रैक किया जा सकता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर पर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तीसरे नंबर पर है QWERTY, QWERTY। ये किसी भी कंप्यूटर कीबोर्ड के शुरुआती कैरेक्टर्स होते हैं, QWERTY। इसके अलावा बहुत सारे लोग पासवर्ड की जगह पासवर्ड की स्पेलिंग का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, PASSWORD। ये सारे पासवर्ड 1 सेकंड से भी कम समय में हैक किए जा सकते हैं। इसके अलावा भारत के लोगों को लगता है कि वो अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम पर पासवर्ड बना लेंगे तो उनका पासवर्ड मजबूत हो जाएगा। लेकिन नॉट पास नाम की एक संस्था के मुताबिक भारत में लोग अपने या दूसरों के नाम से जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं उन्हें भी सेकंडों में क्रैक किया जा सकता है। इनमें कुछ बहुत कॉमन पासवर्ड है, आदित्य, आशीष, राहुल, मनीष जैसे नाम। इसके अलावा भारत में जय माता दी, कृष्ण साईं बाबा, ओम साईं राम और गणेश जैसे पासवर्ड्स का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये पासवर्ड चुटकियों में क्रैक कर लिए जाते हैं। नॉट पास की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस तरह के जितने पासवर्ड इस्तेमाल होते हैं उनमें 62% को 1 सेकंड से भी कम समय में हैक किया जा सकता है। 2021 में भारत के 12 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट पर पासवर्ड लीक हो गए थे। भारत के अलावा पासवर्ड लीक का शिकार होने के मामले में रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। 2020 तक पूरी दुनिया में 300 करोड़ से ज्यादा पासवर्ड क्रिएट किए गए थे। नवंबर 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में एक व्यक्ति औसतन 100 से ज्यादा पासवर्ड का इस्तेमाल करता है। इनमें अलग अलग ईमेल आईडी, सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर वेब लॉगिन, बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन का पिन, आपके OTT प्लेटफॉर्म तक का पासवर्ड शामिल है। अब अगर एक व्यक्ति को इतने सारे पासवर्ड इस्तेमाल करने होंगे तो जाहिर है वो इनमें ज्यादातर पासवर्ड ऐसे बनाएगा जिन्हें याद रखना आसान हो, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर या वो कमजोर पासवर्ड जिनकी लिस्ट हमने आपको दिखाई। अब पासवर्ड याद रखने के झंझट से बचने के 2 तरीके। एक तो यह कि आप इसके लिए पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल करें। पासवर्ड मैनेजर ये एक तरह की एप्लीकेशन होती है जो आपके लिए आपके पासवर्ड को याद रखती है और आप जब भी कहीं लॉगिन करते हैं तो आपको खुद पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती और इस एप्लीकेशन की मदद से पासवर्ड अपने आप दर्ज हो जाता है। हालांकि ज्यादातर पासवर्ड मैनेजर्स इंक्रिप्टेड होते हैं, यानी इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता और इनमें कोई दूसरा व्यक्ति सेंध नहीं लगा सकता। लेकिन कई बार पासवर्ड मैनेजर्स भी अपराधियों के हाथ लग जाते हैं और ऐसा होने पर आपके पासवर्ड की पूरी जमा पूंजी खतरे में पड़ जाती है। दूसरा तरीका यह कि टेक्नोलॉजिकल कंपनियां अब पासवर्डलेस दुनिया के निर्माण के बारे में सोचना शुरू करें। हालांकि कुछ कंपनियों ने इसकी शुरुआत कर दी है। गूगल, एप्पल, Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने हाल ही में इस पर एक चर्चा की है और अब कोशिश ये की जा रही है कि आप इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से बिना पासवर्ड के सब जगह लॉगिन कर पाए। इसके लिए आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक के तहत आप जैसे ही अपना मोबाइल अपने कंप्यूटर के पास ले जाएंगे, अपने मोबाइल फोन को अनलॉक करेंगे तो वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की पहचान करके आपको बिना पासवर्ड के ही लॉगिन करने देगी। लेकिन जब तक कंपनियां इस तकनीक को पूरी तरह विकसित नहीं कर लेती, तब तक आपको अपने पासवर्ड को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अगर आप ऐसा पासवर्ड चाहते हैं जिसे भेदना असंभव हो तो इसके लिए आपको कम से कम 12 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना होगा। इसमें आपको अल्फाबेट्स के साथ, लेटर्स के साथ, नंबरों और @ हैशटैग या अंडरस्कोर जैसे सिंबल्स का भी इस्तेमाल करना होगा। सिक्योरिटी फर्म हाइव सिस्टम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 कैरेक्टर, नंबरों और सिंबल से बने पासवर्ड को हैक करने में 3000 साल का समय लगता है और अगर आप 18 कैरेक्टर, सिंबल और अपर केस और लोअर केस का इस्तेमाल करके
अपना पासवर्ड बनाते हैं तो उसे हैक करने में 438 लाख करोड़ साल का समय लग जाएगा, यानी इसे कभी क्रैक नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर आपका पासवर्ड 12 से कम कैरेक्टर का है और उसमें आपने अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो पासवर्ड कुछ सेकंड से लेकर 2 दिन में क्रैक किया जा सकता है। इसलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप अपने पासवर्ड को मजबूत बनाकर अपने रिश्ते नातों से लेकर बैंक खातों तक को महफूज रख सकते हैं। टॉकिंग पॉइंट में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर इसी वक्त मिलेंगे और फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं।